Namaste everyone, I am Ajay Joshi of Ajay Joshi Chemicals and I am bringing you a YouTube exclusive series on the chemical sector as a whole. चाहे वो इंडियन केमिकल सेक्टर हो या फिर ग्लोबल केमिकल सेक्टर हो, इस चैनल के थ्रू we will try to dissect the nuances of this chemical sector in a layman's language. Particularly when it comes to the Indian chemical sector, इट हैज़ मैनी सब सेक्टर्स, चाहे वो एग्रोकेमिकल हो, फ्रेग्रेंस केमिकल हो, पॉलीमर्स हो या फिर कोई और सेगमेंट हो। हम हर एक सेगमेंट में डीप डाइव करेंगे, हर एक सेगमेंट को अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा वी विल ऑल्सो इवेल्युएट एंड असेस कंपनीज ऑपरेटिंग इन दीज सेगमेंट्स। कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, कौन सी कंपनीज में अच्छा करने का पोटेंशियल है और कौन सी कंपनीज डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग आर नॉट डूइंग वेल। So basically, through this channel, we will understand the good, the bad and the ugly of the global as well as the Indian chemical sector. आज का वीडियो एक स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है इस चैनल में आने वाली इस सीरीज़ के लिए। So आज के वीडियो में we will understand the Indian chemical sector and its setup, its landscape. ये सेक्टर किस तरीके से इंडिया में ऑपरेट करता है, what is the situation of Indian chemical sector versus China जो कि हमारा मेन कंपेटिटर है, प्लस रिसेंटली जो यूएस के टैरिफ्स आए हैं ऑन इंडियन केमिकल सेक्टर एज वेल एज चाइनीज़ केमिकल सेक्टर, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन केमिकल कंपनीज। So let's start. Okay, so let's start with understanding the market size of the Indian chemical sector. For the calendar year 2024, Indian chemical sector was estimated to be around 200-220 billion US dollars. But mind you, ये also include करता है पेट्रोकेमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स को। So इसमें से पेट्रोकेमिकल्स का हिस्सा है अराउंड 30%, एग्रोकेमिकल्स का हिस्सा है अराउंड 15 to 18%। So अगर मैं इसमें से 45% हटा दूँ, पेट्रोकेमिकल और एग्रोकेमिकल को हटा दूँ, सो द ट्रू इंडियन केमिकल सेक्टर मार्केट साइज स्टूड एट अराउंड 121 बिलियन US डॉलर इन द कैलेंडर ईयर 2024। नाउ इस 120-121 बिलियन US डॉलर में से हमारा 65 to 70% जो मार्केट है वो है कमोडिटी केमिकल्स का, यानी कि बल्क वॉल्यूमिनस केमिकल्स का, विच आर एट द मर्सी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा जो बाकी बचा हुआ आपका हमारा 25 से 30% का सेगमेंट है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का सेगमेंट, जो कि डिमांड फर्स्ट अप्रोच पे ऑपरेट करता है एंड थोड़ा बहुत इम्यून होता है सप्लाई डिमांड लैंडस्केप से। ठीक है, तो अब वापस आता है इंडियन केमिकल सेक्टर को थोड़ा सा और डाइसेक्ट करते हैं। सो इस सेक्टर के बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगराइजेशन हैं। वैसे तो 2 हैं, कमोडिटी बल्क वर्सेस स्पेशलिटी, बट एक और है इन बिटवीन विच इज़ सेमी स्पेशलिटीज़। उसमें वो कंपनीज आती हैं जिनके पास थोड़ा बहुत कमोडिटी केमिकल्स का पोर्टफोलियो है, थोड़ा बहुत स्पेशलिटी का पोर्टफोलियो है। कमोडिटी केमिकल या बल्क केमिकल सेगमेंट में कंपनीज जैसे कि दीपक नाइट्राइट हो गई, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गई, GNFC हो गया, ये सारी कंपनीज उधर आती हैं जो कि वॉल्यूमिनस सुपर हाई वॉल्यूम वाले केमिकल्स सप्लाई करती हैं। इन सुपर हाई वॉल्यूम वाले केमिकल्स में दिक्कत ये होती है कि कस्टमर लॉयल्टी नहीं होती है। आपके कस्टमर को 1 या 1.5 रुपया सस्ता कहीं और से अगर ये केमिकल मिलता है तो वो स्विच कर जाता है। सो इसमें कस्टमर स्विच ओवर फैक्टर्स ना बहुत ही आसान होता है, कस्टमर लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। प्लस कमोडिटी केमिकल्स जो होते हैं ना वो होते हैं एट द मर्सी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वन वेरी गुड एग्जांपल इज़ हमारे क्लोर एल्कली के प्लेयर्स, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा वाले प्लेयर्स, आपने देखा ही होगा। मैं तो अपने टीवी इंटरव्यूज़ में उनको हमेशा बोलता हूँ कि ये चैरिटी बिजनेस है। साल में 8 से 10 महीने वो लोग पैसा नहीं बनाते हैं, फिर 2-3 महीने में अगर रशिया में कोई प्लांट बंद हो गया, चाइना में कोई प्लांट बंद हो गया कॉस्टिक सोडा का या सोडा ऐश का, तो उनके पास डिमांड आ जाती है थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट की अफ्रीकन मार्केट से, और तब वो थोड़ा बहुत पैसा बना लेता है। फिर दूसरा जो सेगमेंट आता है वो आता है सेमी स्पेशलिटीज़ का। इसमें कंपनीज जिनके पास थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे कि टेकन हो गया, PI हो गया, SRF हो गया, सज्जन इंडिया हो गया, ये सारी कंपनीज यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा कंपनीज लाइक एमी ऑर्गेनिक्स, ये सारी यहाँ पर फिट होती हैं क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो है। कंपनीज लाइक एक्वाफार्म, ये सारी कंपनीज यहाँ पर आ जाती हैं क्योंकि इनके पास कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए कस्टमर्स इन पे डिपेंडेंट हैं। तीसरा सेगमेंट जो है वो है स्पेशलिटी। नाउ ट्रू ब्लू स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज तो इंडिया में बहुत कम है, बट एक कंपनी जो काफ़ी अच्छा कर रही है इस सेगमेंट में वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। सो अर्लियर दे यूज्ड टू ऑपरेट इन द सेमी स्पेशलिटी सेगमेंट,
जहाँ वो लोग बेस केमिकल भी बेचते थे, बेस केमिकल्स ज़्यादा बेचते थे, जैसे कि पेरिडीन 98% जो $2-2.5 का उनका प्रोडक्ट होता था। बट ओवर द लास्ट 3 to 4 years दे हैव स्लोली माइग्रेटेड इनटू हाई मार्जिन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, जो थोड़ा बहुत उनकी खासियत है। दूसरा जुबिलेंट जिस केमिस्ट्री में है वो है पेरिडीन केमिस्ट्री। इसमें केवल 2 ही कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड चाइना, और इंडिया की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत क्लीनर मानी जाती है इसमें, सो इसलिए जुबिलेंट का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस है, एंड दे कैन कमांड द प्राइसिंग ऑल्सो टू देयर कस्टमर्स बिकॉज देयर कस्टमर्स हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बाई फ्रॉम देम। देन एथर इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो अगेन डिमांड बेस्ड मॉडल पे काम करती है। सो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो स्पेशलिटी केमिकल में सेट होती हैं इंडिया के। देन कंपनीज़ आपकी फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस वाली हो गई, जैसे कि एस एच केल करके कुछ प्रोडक्ट्स, प्रीवी के कुछ प्रोडक्ट्स जो केवल वही बनाते हैं, नॉट मैनी प्लेयर्स में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। सो ये स्पेशलिटी में फिट होता है। बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल में फिट होने वाली कंपनीज़ के पास ना हाई मार्जिन हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें कंपटीशन का एंट्री बैरियर बहुत हाई होगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा सप्लायर्स नहीं होंगे ग्लोबली और लोकली, कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होगा, देयर वुड बी मैनी मैनी कस्टमर्स हु आर डिपेंडिंग ऑन दैम। सो इसमें क्या होता है, आपके सप्लायर्स दे डिक्टेट द प्राइसिंग कि किसको कितने में बेचना है। प्लस इसमें मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन बिजनेस होता है, सो आपकी ऑर्डर बुक, आपकी ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि कमोडिटी केमिकल के केस में बिल्कुल भी नहीं होती है। कमोडिटी में आज इस महीने का ऑर्डर आपके पास है, अगले महीने का ऑर्डर कंपेटिटर के पास जा सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। बट स्पेशलिटीज़ में एटलीस्ट यू हैव बेटर विजिबिलिटी कि आपके कौन से कस्टमर आपसे ही खरीदने वाले हैं विया द कॉन्ट्रैक्ट। अब समझते हैं लैंडस्केप को थोड़ा और डीपली। इंडियन केमिकल सेक्टर में ना जो वैल्यू चेन्स हैं किसी भी केमिकल की, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन वैल्यू चेन्स है हमारी। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में लेट से फिनॉल बनाते हैं, बट हम लोग फिनॉल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, देन फिनॉल बना करके हम लोग रुक जाते हैं, फिनॉल से आगे बनने वाली चीज़ों को हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसे कि पॉलीकार्बोनेट वगैरह हो गया। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन केमिकल कंपनीज आर समवेयर इन बिटवीन द वैल्यू चेन, वो ऑल अक्रॉस द केमिकल वैल्यू चेन में ऑपरेट नहीं करती हैं। या तो वो रॉ मटेरियल बनाती हैं, आगे कुछ नहीं बनाती हैं, या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, फिर 1 या 2 केमिकल बनाती हैं एंड आगे का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। सो इसको मैं हमेशा एक एनालॉजी मैं देता हूँ पोटैटो, आलू के वैल्यू चेन की। सो इट्स लाइक आलू आप उगा रहे हो, देन आप आलू बॉयल कर रहे हो, दैट्स इट, यू आर नॉट मेकिंग फ्रेंच फ्राइज, यू आर नॉट मेकिंग चिप्स, यू आर नॉट मेकिंग हाई वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरीके से है। समवेयर इन द वैल्यू चेन हम लोग कुछ कुछ केमिकल बना रहे हैं, आगे पीछे हम लोग नहीं देखते हैं। सो दिस इज़ वेयर इंडियन केमिकल सेक्टर लैक्स, और यहीं पर को हम लोग बन जाते हैं नॉन कम्पेटिटिव विज़ चाइनीज़ केमिकल सेक्टर। सो चाइनीज़ केमिकल सेक्टर के प्लेयर्स ने क्या करा है ना, एक तो मोस्ट ऑफ देम आर स्टेट बैक्ड। सो जो स्टेट बैक्ड रिफाइनरीज हैं उन्होंने छोटी छोटी केमिकल कंपनीज़ को एक्वायर करना शुरू करा 2011 से 2017 तक। और जब उन्होंने छोटी छोटी केमिकल कंपनीज़ को एक्वायर शुरू किया, तो जो स्टेट ओन्ड उनकी कंपनीज़ हैं ना, वो ऑल अक्रॉस द वैल्यू चेन में प्रेजेंट हो गई। सो उनके पास रॉ मटेरियल भी है जो रिफाइनरी से आता है, लेट्स से इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटाडीन वगैरह, प्लस इथिलीन से बनने वाले या प्रोपिलीन या ब्यूटाडीन से बनने वाले सारे केमिकल्स अब वो इन हाउस बनाते हैं, बिकॉज उन्होंने सारी कंपनीज़ को एक्वायर कर दिया। सो मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज़ जो चाइना में कमोडिटी केमिकल में प्ले करती हैं, दे आर स्टेट बैक्ड, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, एंड दैट्स वाई दे कैन अफोर्ड टू इवन ऑपरेट एट लो मार्जिन्स जब भी सिचुएशन उनके एडवर्स होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इथिलीन वैल्यू चेन का ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इथिलीन आपका आया पेट्रोकेमिकल फ्रैक्शन। सो इथिलीन से आपका बनता है इथेनॉल अमाइंस, इथेनॉल अमाइन, डाई इथेनॉल अमाइन, मोनो इथेनॉल अमाइन, देन उससे आगे जाकर के आपका बनता है इथिलीन डाई अमाइन, मॉर्फोलिन, बहुत सारे अलग अलग केमिकल। नाउ इंडिया में इस चेन में कोई भी प्लेयर अभी प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई आ भी सकता है तो वो एक रिफाइनरी प्लेयर जैसे कि रिलायंस आ सकता है, क्योंकि उनके पास इथिलीन है, सो वो आगे क्रैक कर सकते हैं। बट चाइना में बहुत सारे प्लेयर्स इस सेगमेंट में हैं। सो इथिलीन वैल्यू चेन से जो भी अमाइंस बन रहे हैं इंडिया में अभी नेट इम्पोर्ट हो रहे हैं। सो ऑल योर कंपनीज जैसे कि यूपीएल हो गई, वो भर भर के इथिलीन डाइअमाइन इंपोर्ट करती है मैंगोजेब बनाने के लिए। कोरोमंडल हो गई, ये सारी कंपनीज अमाइंस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं। फिर आपके वाटर ट्रीटमेंट केमिकल की कंपनीज हो गई, ये भी अमाइंस इंपोर्ट कर रही हैं। सो ये प्रॉब्लम है इंडियन केमिकल सेक्टर के साथ कि हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, and we have the key raw material ethylene also with our refineries, but despite having local demand हम लोग further downstream जा ही नहीं रहे हैं। So हम लोग import substitution पे भी काम नहीं कर रहे हैं,
दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद इंडियन केमिकल सेक्टर। सो ये तो केवल एक वैल्यू चेन थी। आगे जब हम वीडियोज़ में जाएंगे हम बाकी वैल्यू चेन को भी डायसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि कौन सी कंपनीज़ वहाँ पर हैं, कौन सी कंपनीज़ वहाँ पर एंटर कर सकती हैं, those having access to raw materials. So that's the main difference between Indian and Chinese chemical sector. अब आते हैं एक हॉट टॉपिक पे जो कि है टैरिफ्स का टॉपिक। टैरिफ्स को मैं आगे वाले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाला हूँ, बट मैं अभी थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। एज ऑन टुडे यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया है 30% का टैरिफ। इंडिया के ऊपर टैरिफ्स ऑल्दो हैं 26%, मगर जो 90 डेज़ का ड्यूरेशन है उसमें 10% ही है। सो अर्लियर इंडियन केमिकल कंपनीज़ को देना पड़ता था 1 से 3.5% का टैरिफ यूएस में केमिकल सप्लाई करने के लिए, बट अभी 10% हो गया है वो। और जब 90 दिन का पीरियड ख़त्म होगा और इंडिया और यूएस के बीच में अगर कोई ट्रेड डील नहीं होती है, सो 26% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लग जाएगा। ऑन द अदर साइड चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ अभी लगा हुआ है। सो जो डिफरेंस है वो केवल 4% का है। सो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स के लिए। केवल 4% का गैप है इंडियन टैरिफ्स में और चाइनीज़ टैरिफ्स में। So Chinese are going to crush us in the US market, and US is one of the biggest end market for Indian chemical exporters. So anyway, आगे के वीडियोस में मैं एक डिटेल्ड व्यू पॉइंट इस पे दूंगा कि कैसे इंडियन केमिकल सेक्टर अफेक्ट होगा, कौन सी कंपनीज नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, कौन सी कंपनीज बच जाएंगी। बट एज ऑन टुडे इट डज नॉट लुक गुड द टैरिफ सिचुएशन ऑन इंडिया। सो आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। इट वाज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगले वीडियो में हम समझेंगे, थोड़ा और ज़्यादा डीप डाइव करेंगे सब सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन केमिकल सेक्टर। हम एक एक सेगमेंट को पकड़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद सेगमेंट्स लाइक फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस और सेगमेंट्स लाइक एग्रोकेमिकल, एंड हर एक सेक्टर को हम डायसेक्ट करेंगे। उसमें समझेंगे कौन सी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हैं। I will try to make the videos like in a monologue like format, so that it's like I'm chatting with you guys, so समझने में भी आसान हो। एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में what else I can include और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। So I will see you soon with the new video। तब तक के लिए नमस्ते।